मंगल, लाल ग्रह, हमारा कॉस्मिक नेबर जो बहुत समय से इंसानों को फैसिनेट करता आ रहा है। इसका रस्टी कलर जो आयरन ऑक्साइड की वजह से है, आसमान में आसानी से दिख जाता है, तारों से अलग। मंगल पृथ्वी से छोटा है, ऑलमोस्ट आधा, और इसका एटमॉस्फेयर भी पतला है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी कम है और हवा भी पतली है। मंगल पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे इम्प्रेसिव लैंडस्केप्स हैं। इमेजिन करो जैसे डेजर्ट एरिया बट बहुत बड़ा। सोचो कितने बड़े और बारन लैंडस्केप्स होंगे। ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा वोल्केनो और सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी काफी बड़ा है। सोचो कोई बड़ा पहाड़ बट अनइमेजिनेबल स्केल पर एक सच्चा जायंट। वलिस मैरिनेरिस कैनियंस का एक सिस्टम हजारों किलोमीटर तक फैला है, ग्रैंड कैनियन से भी बड़ा। सच में नेचर का एक कमाल, एक ब्रीथ टेकिंग व्यू। ये सब बताते हैं कि ये ग्रह कभी जियोलॉजिकली एक्टिव था। मंगल पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। दिन में इक्वेटर पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जैसे स्प्रिंग का दिन। लेकिन रात को पतले एटमॉस्फेयर की वजह से टेम्परेचर -129 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, काफी ठंड। मंगल ग्रह में इंटरेस्ट आजकल की एस्ट्रोनॉमी से बहुत पहले से चला आ रहा है। पुराने जमाने के सिविलाइजेशंस इसके लाल रंग से बहुत फैसिनेटेड थे। इजिप्शियंस इसे हॉरस द रेड कहते थे और इसे वॉर के गॉड से जोड़ते थे। बेबीलोनियंस इसे नर्गल कहते थे, जो मौत और बीमारी का देवता था। ये शुरुआती ऑब्जर्वेशंस सिंपल होने के बावजूद सदियों से चले आ रहे मार्स के फैसिनेशन की नींव रखी। टेलीस्कोप के इन्वेंशन ने मार्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। महान इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने 1610 में इस नए इंस्ट्रूमेंट से सबसे पहले मार्स को देखा था। उस समय की टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस के बावजूद उनके ऑब्जर्वेशंस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। हम सिर्फ मार्स को देख नहीं रहे थे, हम उसे स्टडी करना शुरू कर चुके थे। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर ने मार्स की मूवमेंट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। उन्होंने डिस्कवर किया कि प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जैसा कि पहले सोचा जाता था। उनके लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में पब्लिश हुआ यह डिस्कवरी मार्स की मूवमेंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता था और फ्यूचर रिसर्च के लिए बेस तैयार करता था। जैसे जैसे टेलीस्कोप्स बेहतर होते गए, एस्ट्रोनॉमर्स मार्स की सरफेस पर ज्यादा डिटेल्स देखने लगे। उन्होंने देखा कि पोलर आइस कैप सीजन्स के बदलने के साथ एक्सपैंड और श्रिंक होते हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक डायनामिक वर्ल्ड है। इटालियन एस्ट्रोनॉमर जोवानी स्कियापारेली ने सरफेस पर कुछ फॉर्मेशंस देखी, जिन्हें उन्होंने कनाली चैनल्स कहा। यह टर्म, जिसका अक्सर गलत ट्रांसलेशन आर्टिफिशियल चैनल्स के रूप में किया जाता था, ने मार्स पर इंटेलिजेंट लाइफ होने की स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया। 20वीं सदी का बीच का समय, स्पेस एज की शुरुआत और मार्स एक्सप्लोर करने की रेस की भी शुरुआत। बिल्कुल स्पेस वॉर जैसा, हर सुपर पावर पहले पहुंचना चाहता था। सोवियत यूनियन सबसे पहले 1962 में मार्स की तरफ मार्स 1 नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा। हालांकि बीच रास्ते में स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट टूट गया, लेकिन इस मिशन ने आगे के रास्ते खोल दिए। जैसे कोई शुरुआती कोशिश भले ही जीत नहीं मिली, पर दिखा दिया कि हो सकता है। कोल्ड वॉर की होड़ में यूएसए ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी। वो पीछे कैसे रह सकते थे। 1966 में नासा का मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने हिस्ट्री बनाई, मार्स के पास से पहली बार गुजरकर। इसने मार्स की सरफेस की पहली क्लोजअप फोटोज भेजी, जो दिखाती थीं कि वहां सूखा पथरीला इलाका है। इससे मार्स पर पेड़ पौधे होने के सारे ख्याल खत्म हो गए। मैरिनर मिशंस आगे भी चलती रही और हर मिशन नई इंफॉर्मेशन देती रही, जैसे कोई अच्छी चीज बार बार चाहिए। मैरिनर 6 और मैरिनर 7 1968 में मार्स के पास से गुजरे, सरफेस की मैपिंग की और एटमॉस्फेयर की स्टडी की। 1971 में मैरिनर 9 मार्स के ऑर्बिट में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। इसने पूरी प्लैनेट की फोटोज भेजी, जिसमें ओलिम्पस मॉन्स और वालिस मैरिनेरिस की क्लियर फोटोज भी थी, जैसे मार्स के अपने पहाड़ और घाटियां देख लीं। ये मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मकसद सिर्फ मार्स तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसकी जियोलॉजी और हिस्ट्री समझना भी था। 1974 में जो वाइकिंग मिशन लॉन्च हुआ था ना, वो मंगल ग्रह की खोज में बहुत बड़ा लीप था। सोचो, ये बिल्कुल चांद पे पहली बार उतरने जैसा था, लेकिन मंगल ग्रह पे 2 सेम टू सेम प्रोब्स भेजे गए थे। वाइकिंग 8 और वाइकिंग 2 दोनों में ऑर्बिटर और लैंडर थे। ये दोनों मिलके काम करते थे, जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। इस डबल अप्रोच से पूरे प्लैनेट की स्टडी हो पाई
ऑर्बिट से भी और सरफेस से भी। ऊपर से देखते थे, नीचे खोदते थे, सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड था। वाइकिंग लैंडर्स 1977 में मार्स पे लैंड कर गए। ये ह्यूमंस का किसी और प्लेनेट पे पहला सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग था। बहुत बड़ी अचीवमेंट, चांद पे उतरने जैसी। हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। मंगल की सरफेस के पैनोरामिक फोटोज लेते थे, जैसे कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर सॉइल सैंपल्स की स्टडी करते थे, और लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। हालांकि वाइकिंग प्रोब्स को लाइफ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मार्स की सॉइल और एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। एक तरह से नॉलेज का खजाना। पोलर आइस कैप्स पे पानी का आइस भी डिस्कवर किया और एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन भी मेजर की, जो लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। मतलब वहाँ ब्रीथ करना इम्पॉसिबल है। वाइकिंग मिशंस बहुत सक्सेसफुल थे और फ्यूचर रिसर्च के लिए फाउंडेशन बनाई और हमारे नेबर प्लैनेट के बारे में नए क्वेश्चंस भी रेज किए। अभी भी बहुत सीक्रेट्स बाकी हैं, जैसे आसमान में तारे। भाग 5, मंगल पर पानी, पुराने समय के निशान। मंगल ग्रह की खोज में सबसे इंटरेस्टिंग सवालों में से एक है पानी की खोज। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और सबूत बताते हैं कि मंगल ग्रह पहले आज के मुकाबले ज्यादा पानी वाला ग्रह था। मैरिनर 9 मिशन ने सबसे पहले अच्छे क्लूज दिए, जिससे पता चला कि वहाँ पुराने नदी के रास्ते और कैनियंस थे जो बहते पानी से बने थे, बिल्कुल ग्रैंड कैनियन जैसे। बस ये मार्स पर है, एरिजोना में नहीं। बाद के मिशंस, खास तौर पर मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने बताया कि जमीन के नीचे बर्फ के बड़े भंडार हैं, खासकर पोलर रीजन्स में, कुछ साइबेरिया के पर्माफ्रॉस्ट जैसा। फीनिक्स लैंडर, जो 2008 में मार्स के नॉर्थ पोल के पास उतरा था, उसने सबसे पहले सीधे तौर पर बर्फ के सैंपल्स इकट्ठे किए। लैंडर के रोबोटिक आर्म ने मिट्टी खोदी और सतह के कुछ ही सेंटीमीटर्स नीचे बर्फ की एक परत मिली। ये एटाकामा डेजर्ट में कुआं खोदकर पानी ढूंढने जैसा है। इस खोज से मार्स पर पुराने या शायद अभी भी मौजूद जीवन के निशान ढूंढने की उम्मीद बाज गई है। कौन जाने, शायद किसी दिन हमें ब्राजील के चापादा डोस वेडीरोस नेशनल पार्क के हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया जैसे जीवन मिल जाएं। भाग 6, जीवन की खोज, एक ब्रह्मांडीय प्रश्न। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और मंगल ग्रह अपने अतीत में जीवन की संभावना के साथ एक मुख्य लक्ष्य बन गया है। हालांकि वाइकिंग मिशन को जीवन के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मंगल ग्रह की मिट्टी में जैविक अणुओं, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक की खोज की। क्यूरियोसिटी रोवर, जो 2012 में गेल क्रेटर में उतरा था, ने जीवन की खोज में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने क्रेटर में एक प्राचीन झील के निशान खोजे, जिससे पता चलता है कि अरबों साल पहले की परिस्थितियां जीवन के लिए उपयुक्त हो सकती थीं। यह प्राचीन सभ्यताओं के निशान खोजने जैसा है, एक कठिन लेकिन आकर्षक काम, जैसे किसी खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करना। रोवर ने मंगल के वातावरण में मीथेन का भी पता लगाया, एक गैस जो जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। हालांकि मीथेन की उपस्थिति जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं है, यह एक आशाजनक संकेत है। जैसा कहते हैं, जहां धुआं है वहां आग है। मीथेन भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा भी निर्मित हो सकता है और इसके स्रोत को निर्धारित करने के लिए और शोध की आवश्यकता है। हमें सही और गलत के बीच अंतर करना होगा। जैसा कि कहावत है, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज जारी है और हर मिशन हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के करीब लाता है। यह गगारिन की उड़ान जैसा है, अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में पहला कदम। भाग 7, नए खोज, मंगल ग्रह के राज खोलना। पिछले कुछ सालों में मंगल ग्रह की खोजबीन बहुत तेज हो गई है। कई मिशनों ने लाल ग्रह के इतिहास और विकास के बारे में नई जानकारी दी है। परसेवरेंस रोवर, जो 2021 में जेज़ेरो क्रेटर में उतरा था, उसमें पुराने जीवन के निशान ढूंढने और धरती पर लाने के लिए पत्थर के नमूने इकट्ठा करने के लिए सबसे आधुनिक उपकरण है। जैसे पहले खोजकर्ता नए इलाकों को ढूंढते थे, वैसे ही परसेवरेंस हमारी जानकारी को बदल सकता है। मंगल ग्रह की खोज में सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक इंजेन्युइटी का उड़ान था, जो एक छोटा सा सोलर पावर्ड ड्रोन है जो परसेवरेंस के साथ है। धरती पर पहली उड़ान के सैकड़ों साल बाद अब हम दूसरे ग्रह पर उड़ रहे हैं। यह किसी दूसरे ग्रह पर पहली कंट्रोल्ड और इंजन पावर्ड उड़ान थी, जिसने आगे के संसारों को हवा से देखने का रास्ता खोल दिया।
इनसाइट प्रोब से मिले आंकड़े, जो 2018 में उतरा था, बताते हैं कि मंगल ग्रह पहले के अनुमान से ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव है। इस प्रोब ने कई मार्सक्वेक्स रिकॉर्ड किए हैं, जो ग्रह के अंदर लगातार ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत देते हैं। हमारी धरती की तरह मंगल ग्रह भी अंदर से एक्टिव है। यह खोज मंगल ग्रह के अंदरूनी बनावट और अरबों सालों में इसके विकास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। 8वां भाग, भविष्य की खोज, मानव यात्रा और उससे आगे। मंगल ग्रह को समझने की हमारी कोशिश अभी खत्म नहीं हुई है। अगले 10 साल और आने वाले सालों में और भी बड़ी मिशंस होंगी, जिसमें इंसानों को भेजना और वहां बस्ती बसाना भी शामिल है। नासा दूसरे देशों के साथ मिलकर 2030 के आसपास मार्स पर इंसानों को भेजने की प्लान बना रहा है। यह बड़ा प्रोजेक्ट नई टेक्नोलॉजी और मार्स के एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज पर डिपेंड करता है। मार्स पर कॉलोनी बनाने का आइडिया, जो पहले साइंस फिक्शन लगता था, अब सीरियसली सोचा जा रहा है। मार्स पर इंसानों की परमानेंट जगह बनाने के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने, घर बनाने और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के नए तरीके ढूंढने होंगे। मार्स की रिसर्च इंसानों की क्रिएटिविटी और नॉलेज की प्यास को दिखाती है। लाल ग्रह के सीक्रेट्स जानकर हम स्पेस में अपनी जगह और धरती के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा, शुभकामनाएं।